आज के चैप्टर में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ते हैं। तो इसमें हम एक ऐसा मार्केट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म होता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है। मतलब 20 फर्म, 25 फर्म, 50 फर्म हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। ये क्लोज सब्स्टिट्यूट को सेल करते हैं, मतलब होमोजीनियस रूट को सेल नहीं करते हैं। ये क्लोज सब्स्टिट्यूट को सेल करते हैं, मतलब एक जगह पर दूसरा का यूज हो सकता है। और इसे ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ सेलिंग कॉस्ट को भी कंसिडरेशन इस मार्केट में किया गया है। मतलब जैसे वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है तो उसमें जरा सा अंतर भी होता है, और ये अंतर को हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो प्रकार के हो सकता है। एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को हम कहें रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और दूसरा हम कह सकते हैं नॉमिनल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में वो उसका रियल बिहेवियर में डिफरेंस रहेगा, जैसे टायर का हॉर्स पावर अलग अलग है। उसी तरह से नॉमिनल डिफरेंशिएशन में कलर या मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट के कारण कभी कभी ग्राहक के मन में किसी प्रोडक्ट के प्रति एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो नॉमिनल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। और इसमें यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट को भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए या बहुत सारा यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म है, तो लोगों तक अपना पहुँच बनाने के लिए सेलिंग कॉस्ट भी आता है। तो सेलिंग कॉस्ट को भी कंसीडर किया गया है। और मार्केट में फ्री एग्जिट और एंट्री का भी प्रावधान है। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो न्यू फर्म में इंटर कर सकता है। जब कंपनी लॉस में जा रहा है तो बाहर में भी जा सकते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म है। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म से क्या होता है, और ये क्लोज सब्स्टिट्यूट सेल कर रहे हैं, इससे क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ फर्म से दो चीज़ हो सकता है। पहला, एक फर्म सारे फर्म को देख नहीं सकता है कि क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर एक फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज करे तो दूसरे फर्म को पूरी तरह से वो इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी बात समझने की ज़रूरत है। तो हमने लार्ज फर्म से समझ लिया, अब हम क्लोज सब्स्टिट्यूट से देखने की कोशिश करें। तो इसका मतलब होता है, चूँकि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस किया जा सकता है, सिर्फ जरा सा अंतर है। तो यहाँ पर दूसरे फर्म को भी हमेशा देखते रहना पड़ेगा पहले फर्म को। मतलब हर फर्म को एक दूसरे को देखते भी रहना पड़ेगा। पूरी तरह से तो देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा देखते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ को चैम्बरलिन जो हैं, चैम्बरलिन एक इकोनॉमिस्ट हैं, चैम्बरलिन ने ये सारे चीज़ को थ्योरी ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम से कनेक्ट किए हैं। और उन्होंने इसमें से दो एजुम्पशन लिया है। तो इसमें उन्होंने दो एजुम्पशन लिया है, और वो दो एजुम्पशन इस प्रकार का है। एक है सिमेट्री टाइम एजुम्पशन, सिमेट्री, और दूसरा एजुम्पशन है यूनिफॉर्मिटी। तो ये दोनों एजुम्पशन को समझते हैं। तो सिमेट्री का मतलब क्या है और यूनिफॉर्मिटी का एजुम्पशन का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सिमेट्री का ये बता रहा है कि यहाँ पर जो भी फर्म रहेगा वो इसमें समझता है कि वो सेंटर में है और बाकी चीज़ उसका पेरिफेरी में है। बाकी प्रोडक्ट जो है वो फ्रिंज प्रोडक्ट है। जैसे मानिए पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट का एग्जाम्पल और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लें, तो पेप्सोडेंट समझेगा कि वो श्रेष्ठ है और बाकी सब उनका फ्रिंज में है।
मतलब बाटी जरा सा लोअर लेवल का है, ये समझा जा सकता है। और वो ये समझता है ये सिमेट्री टर्न कि इस टर्न से मेरा जो कंज्यूमर रहेगा वो सिर्फ हमारे कारण ज़्यादा खरीद सकता है या कम खरीद सकता है, उसके दूसरा का प्राइस से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जब ऐसा समझते हैं तो उनका जो AR कर होता है उसे हम कहते हैं परसीव AR कर, इसे हम बोलते हैं AR परसीव। तो यहाँ पर ईयर्स एक्सिस पर वही क्वांटिटी है, आउटपुट समझ सकते हैं। और बाई एक्सिस पर AR MR ये सब का ग्राफ है। तो यहाँ पर AR परसिव्ड को पहले समझने की कोशिश करते हैं। परसिव्ड डिमांड कर्व इसे हम बोल सकते हैं। तो परसिव्ड डिमांड कर्व में ये बोल रहे हैं कि मतलब ये जो प्राइस, ये अगर प्राइस कम करते हैं तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस ये ज़्यादा करते हैं तो डिमांड घटता है। और चूँकि मतलब ये जो फर्म है वो बाकी फर्म को फ्रिंज प्रोडक्ट की तरह मान कर चले हैं, तो ये बोलते हैं कि मेरे फर्म से दूसरे फर्म प्रभावित ही नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो हमारा क्वांटिटी, जो मेरा कंज्यूमर रहेगा, जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदता है, बाकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, क्योंकि वो बाकी प्रोडक्ट को मेरा जो कंज्यूमर है वो कुछ वैल्यू नहीं देता है। उसे बोलता है कि आइडेंटिटली, मतलब इसे बोला जाता है आइडेंटिटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दूसरे प्रोडक्ट को बोलता है आइडेंटिटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये प्रोड्यूसर ये सोचता है, दूसरा जो कंज्यूमर है वो ये तरह से सोच रहा है कि दूसरा जो प्रोडक्ट है वो सब समान रूप से ही फ्रिंज प्रोडक्ट है, सब समान रूप से ही आइडेंटिटली डिफरेंट है। यहाँ देख सकते हैं आइडेंटिटली यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह लग रहा है। तो जो डिफरेंट है वो सारा समान है। तो जब सारा समान है तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे दुकान में हम जाते हैं तो दुकान में हम बोलेंगे कि पेप्सोडेंट आपके पास है, तो बोलेगा हाँ लो। अगर दुकान वाले बोले कि पेप्सोडेंट नहीं है तो बोलेगा कि मेरे पास बबूल है, या बोलेगा उसके पास सेंसोडाइन है। तो वो कंज्यूमर बोलता है कि आपके पास जो बेस्ट है हमको दे दो। तो मतलब बाकी वो किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो मतलब सिर्फ हमारा प्राइस से, सिर्फ यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरह से ब्रांड वैल्यू आया हुआ है हमारा प्रोडक्ट के लिए, पेप्सोडेंट के लिए। जब हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारा जो कंज्यूमर है वो कम क्वांटिटी खरीदेगा, और प्राइस घटाएंगे तो हमारा कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा। जिस तरह से मोनोपोली मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सच्चाई में ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए ही चैम्बर ने एक दूसरा एजुम्पशन भी माना है, यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी में ये बोल रहे हैं चैम्बरलिन कि मतलब यहाँ पर जो बाकी प्रोड्यूसर है या बाकी प्रोड्यूसर जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉट होमोजीनियस स्प्रेड। पहले हम बोल रहे थे कि आइडेंटिटली डिफरेंट, इस बार हम बोल रहे हैं नॉट होमोजीनियस स्प्रेड। और जो जितना सारा प्रोडक्ट बाकी और मार्केट में है उसका भी एक अपना स्पेस है, ये बोला जा रहा है। तो स्पेस है मतलब इस तरह से मान लीजिए 9 प्रोडक्ट है, ABCDEFGHI तक माने प्रोडक्ट है। तो बोल रहे हैं कि ABC एक समान लेवल का टॉप ग्रेड का प्रोडक्ट होगा। छोटे हम बता तो रहे थे, इसमें दो चीज़ एजुम्पशन माना गया है कि नॉट होमोजीनियस स्प्रेड, और वो सबका प्रोडक्ट का वन स्पेस रह रहा, अपना स्पेस रह रहा। तो मानिए ABC का एकदम टॉप ग्रेड का स्पेस है, और बाकी मानिए DEF का सेकेंड ग्रेड का स्पेस है, और थर्ड का है GHI स्पेस है। तो मान लेते हैं पेप्सोडेंट इसमें आ गया, सेंसोडाइन भी इसमें आ गया, ये तीन चीज़ इसमें आ गया, क्लोजअप इसमें आ गया है, बाकी इसमें आ गया, बाकी बबूल इसमें आ गया। तो जब इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब 3 लेवल बना दिए हैं, तो यहाँ पर ये जो फर्म रहेगा जब प्राइस का डिसीजन लेगा तो फर्म इससे डायरेक्ट उसका कंपटीशन है, लेकिन इससे भी उसका कंपटीशन है, लेकिन इसका जैसे ये प्राइस बढ़ाता है तो फर्म उतना नहीं सोचेगा। लेकिन जब ये प्राइस भी बढ़ाता है तो फर्म खुद अपना भी प्राइस बढ़ा लेता है। इसे हम बोलते हैं आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
और जब एच प्राइस बढ़ाएगा तो फर्म तो एकदम नहीं बढ़ाएगा क्योंकि ये तो लोअर ग्रेड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टॉप ग्रेड वाला होते हैं वो खुद में कंपटीशन करते हैं, मीडियम वाला खुद में कंपटीशन करते हैं, और जो लोअर ग्रेड वाला होता है खुद में भी कंपटीशन करते हैं। बाकी एक दूसरे से एक डिग्री तक ही प्रभावित होता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे के प्राइस से पहला फर्म प्रभावित हो रहा है, मतलब एक फर्म प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर एआर परसीव नहीं, एक होता है एआर प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है, एआर प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ देख सकते हैं एआर परसीव को रिलेटिव रूप से हमने यहाँ पर ज़्यादा इलास्टिक दिखाया है। वो इस कारण दिखाया है क्योंकि एआर परसीव में ये जो मान चल रहे हैं, जैसे हम देखिए कि एआर परसीव में वो प्राइस कम करता है, वो फर्म समझ रहा है कि हम ही हैं उसका फुल ब्रांड वैल्यू, तो वो अगर प्राइस कम करता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर साथ में भी अगर कंपटीटर फर्म भी उसका प्राइस कम कर दे तो वो जितना शेयर उसका बढ़ना चाहिए था वो अब उतना शेयर नहीं बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं जब एआर प्रोपोर्शनल रियलिस्टिक है, मतलब ये जो मार्केट में जो रियल में हो रहा है, जो कि कोई फर्म विजुलाइज नहीं कर पा रहा है, तो कोई फर्म एआर को ही विजुलाइज कर पाता है, एआर प्रोपोर्शनल को विजुलाइज नहीं कर पाता है जब तक कि वो मार्केट में रियल में देख नहीं लेता है। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस कम करने से कि एआर प्रोपोर्शनल रियल में कम क्वांटिटी बढ़ेगा, जबकि परसीव वाला समझता है कि वो जो उसके पास ब्रांड वैल्यू है तो उसकी प्राइस कम होने से क्वांटिटी ज़्यादा ही घट जाएगी। तो देख रहे हैं कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब इलास्टिक ज़्यादा है। तो इसी कारण हमने एआर परसीव को ज़्यादा इलास्टिक ग्राफ बनाया है बनस्पति एआर प्रोपोर्शनल को। अब हम इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं। तो कुछ इस तरह हो रहा हमारा मार्जिनल कॉस्ट, एआर परसीव्ड, एमआर परसीव्ड, एआर प्रोपोर्शनल। चूँकि एमआर परसीव्ड हमारा डिसीजन, प्रोड्यूसर का डिसीजन एमआर परसीव्ड के अनुसार से लिया जाता है, तो हम देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये हमारा क्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन अब देखिए जब क्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन ये वास्तविकता में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इसे क्यू ही मानकर चल रहे हैं, तो इस क्यू पे वो ये प्राइस चार्ज करेगा। तो जब ये प्राइस चार्ज करेगा, इसे मान लेते हैं पी मान लेते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं एआर प्रोपोर्शनल की मदद से कि हम इतना प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में एआर परसीव्ड तो वो बताता है कि मान कर हम चलते हैं कि हमारे पास मोनोपोली पावर है, हमें मान कर ही नहीं चल रही थी जब हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी प्राइस बढ़ाएगा। तो इसी जब दूसरा ये प्राइस बढ़ा देता है तो इस अनुसार से बाद में पता चलता है कि हम इतना प्राइस चार्ज कर सकते थे, लेकिन हम इतना प्राइस अब चार्ज नहीं कर सकते, अब हम यही पी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोड्यूसर है, मतलब हमारा जो कंज्यूमर है, सिर्फ प्रोड्यूसर के दिमाग में सिमेट्री और इन्फॉर्मेटिव की बात नहीं रहती है, ये कंज्यूमर के दिमाग में भी रहता है। तो कंज्यूमर हमें सिर्फ यही पी प्राइस दे सकता है क्यू पर, लेकिन एक संदेशा हमें इससे ये मिलता है कि हम इतना प्राइस चार्ज कर सकते थे। तो अब देखिए जब हम इतना प्राइस चार्ज कर सकते थे, हम इतना ही प्राइस मान रहे हैं, तो ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि ज़्यादा प्रोड्यूस करो। तो जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और सिर्फ जरा ज़्यादा है प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट भी हमारा चेंज होता है, क्योंकि हम प्रोड्यूस करने का पैटर्न भी हम बदलते हैं। तो ये यहाँ पर सारा एआर प्रोपोर्शनल को कुछ हद तक मान भी सकते हैं कि वही रहेगा जो पहले से ड्रॉ हो गया है, लेकिन एआर प्रोपोर्शनल तो हम बाद में विजुलाइज करते हैं कि क्या एआर प्रोपोर्शनल हुआ। तो इसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर एआर भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी शिफ्ट होगा,
जैसे ए आर परसिव्ड है तो ए आर परसिव्ड भी शिफ्ट हो रहा, क्योंकि ए आर परसिव्ड इस तरह शिफ्ट हो रहा क्योंकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस आउटपुट करेंगे, क्योंकि हमने देख रहा था कि हमें ज़्यादा प्राइस मिल सकता था, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्राइस भी घट जाएगा। तो इस तरह से ये सारा शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक पूरी तरह से हम नया विजुलाइजेशन ले लेते हैं, पूरी तरह से नया विजुलाइजेशन हो जाता है और ऊपर से दूसरे के कारण हमारा पूरी परसेप्शन भी बदलता है। जैसे यहाँ पर हम एयर प्रोपोर्शनल की बात करें तो एयर प्रोपोर्शनल भी हमारा चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा जैसे हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरा जो प्रोड्यूसर रहेगा वो भी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने रहेगा, वो मेरे कारण ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें भी शिफ्ट हो रहा, न कि कर्व के अलोंग ये मूवमेंट हो रहा। तो ये सारा मूवमेंट होता है, ये उसी तरह से एयर प्रोपोर्शनल भी है, वो भी इस तरह से मूव करेगा। तो नेट जाकर हमारा इस तरह से हो रहा, देखिए ये मान लीजिए ए आर मेरा परसिव्ड है और ये हमारा मान लीजिए एम आर है, ये परसिव्ड को पी से डिनोट करते हैं, एम आर परसिव्ड हुआ, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हुआ। तो इसमें हम देख रहे हैं प्राइस ये चार्ज करना चाहते हैं, तो इसी पॉइंट से भी जब इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा तो ए आर प्रोपोर्शनल भी होता है, वो इसी पॉइंट से ही क्रॉस करेगा। अब इस टर्न क्रॉस करेगा, क्योंकि अगर क्रॉस नहीं करेगा तो इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होगा। तो लास्ट में जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये इस क्वांटिटी पर ये हमारा क्यू क्वांटिटी हुआ, तो यहाँ पर ए आर प्रोपोर्शनल और ए आर परसिव्ड दोनों समान ही होगा, तब जाकर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इस समय पर हम जितना हम कंज्यूमर से मान करना चाहते हैं और उतना ही हमें मिल सकता है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा, प्राइस इक्विलिब्रियम हो रहा। तो इससे हमने समझ लिया और इससे हमने ये भी देखा कि ए आर प्रोपोर्शनल क्या बताता है।